हाय एवरीवन, पटवारी का फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहां नीचे देखिए बैच लिखा हुआ, बैच पे क्लिक करें। बैच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बैच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना और यहां पर आपको बैच को डालना है फ्री JKSSB आपको डालने के बाद ओके कर देना है और जैसे आप ओके कर दोगे उसके बाद आप हमारे पटवारी के फ्री बैच में ऐड हो जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस सेशन में देखो हमने ना अब शुरू किया है फिजिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो सबसे पहले हम ऑल ओवर व्यू ले लेंगे ज्योग्राफी का, जो बेसिक चीजें होती हैं वो, और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। तो अगर हम वर्ल्ड की फिजिकल डिवीजन पढ़ना चाहें धरती की, तो इससे पहले हमें एक और चीज देखनी होगी। हमारी जो धरती है अकेली नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, ये एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। किस सिस्टम का हिस्सा है? इस सिस्टम को हम यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स में स्पेस भी आती है, यूनिवर्स में स्टार्स आते हैं, यूनिवर्स में गैलेक्सीज आती हैं, डस्ट आती है, डस्ट गैसेस आ जाती हैं, और कॉमेट्स, कई सारे हेवनली बॉडीज हैं, स्पेस है। जैसे ये दो स्टार हैं, लेट्स से दिस इज अ स्टार एंड दिस अनदर स्टार, दिस इज ये, और इनके बीच में जो खाली स्पेस है ना, तो ये भी यूनिवर्स का हिस्सा है। तो सब कुछ यूनिवर्स ही है, ब्रह्मांड है सब कुछ, और हमारी धरती इस इतने बड़े सिस्टम का हिस्सा है। हायरार्की देखें तो क्या बनती है, देखिए यूनिवर्स किस चीज का बना होता है? बहुत सारी गैलेक्सीज का। अब आप बोलोगे गैलेक्सीज क्या है? मैंने बोला बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का। मतलब कितनी बोलूं मैं? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती हैं, और गैलेक्सीज खुद होती हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स। कितने स्टार्स? अनकाउंटेबल है। बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके गैलेक्सीज बनाते हैं, और हर एक स्टार का अपना एक सिस्टम होता है जिसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। अपना एक समझ लीजिए परिवार होता है। तो हर एक स्टार के अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं। होते तो कॉमेट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट भी होते हैं, पर जो सबसे बड़े बॉडीज हैं जो सूरज के गिर्द घूमती हैं वो प्लैनेट होते हैं। और प्लैनेट के भी आसपास कोई चीज जो रिवॉल्व करती हैं उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट। तो अब इन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारी धरती भी है। तो प्लैनेट वो हैं जो स्टार के गिर्द घूमते हैं। अगर ये मैं स्टार बना रही हूं यहाँ पे, हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है ना, उसका नाम सन है। लेट्स से ये एक सन है और इसके गिर्द ये प्लैनेट घूम रहे हैं। प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है प्लैनेट्स का। तो वैसे ही अगर ये मैं कोई प्लैनेट बनाती हूँ, लेट्स से अर्थ बना दी मैंने, और इसके गिर्द भी सैटेलाइट घूमता है। तो धरती का जो सैटेलाइट है वो एक ही है और उसका नाम है मून। आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं, पर नेचुरल सैटेलाइट मून है धरती का। देखिए इनके बारे में मैं यहां थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको आगे। जो प्लैनेट्स हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं, इनर प्लैनेट्स और ये वाले आउटर प्लैनेट्स। आउटर में भी 4 है, इनर में भी 4 है। तो आउटर प्लैनेट्स, इनर में आते हैं मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स। मरकरी सबसे पास है और उसके बाद विनस आया। विनस और अर्थ बिल्कुल आपस में पास है। इनको ट्विन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, विनस और अर्थ को ट्विन प्लैनेट्स। और फिर आया मार्स। तो फिर आउटर और इनर प्लैनेट्स को सेपरेट जो करती हैं वो होती है एस्टेरॉइड बेल्ट। ये है एस्टेरॉइड की बेल्ट। इसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं। अब आप बोलोगे ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये रॉकी से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्टली कार्बन होता है इनमें। तो ये जो रॉकी से स्ट्रक्चर होते हैं ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये अंदर भी कई बार प्लैनेट्स के आसपास भी आ जाते हैं घूमने के लिए। तो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट। देखो सैटर्न जो है ना, रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं उसको। देखो कितनी बड़ी रिंग है इसके पास।
और इन सब प्लैनेट्स के पास अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं। तो अर्थ के पास जो सैटेलाइट इसका नाम मून है, जुपिटर के पास भी सैटेलाइट है, जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है ना उसका नाम है गैनीमीड। तो गैनीमीड सैटेलाइट जो है वो जुपिटर के पास है और सबसे बड़ा सैटेलाइट यही है। और जो सैटर्न है, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है इसके पास भाई? लगभग 82 हैं। 52 का तो नामकरण हो चुका है, डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन जो 29 है उनके बारे में अभी मतलब लिखा नहीं गया है ज्यादा कि वो कैसे हैं क्या है, पर पता किया है नासा ने कि ये इतने हैं। तो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। और एक ऐसा सैटेलाइट है सैटर्न के पास जिसके पास धरती की तरह एटमॉस्फेयर तक है। जीव जंतु नहीं है, सिर्फ जो हवा है ना धरती की तरह उसके पास हवा है, जो एयर का जो लेयर है, टाइटन। सो इस सैटेलाइट का नाम मैं बोलती हूँ टाइटन। टाइटन आपने याद रखना है। फिर यूरेनस और नेपच्यून आया। अब जो इनर प्लैनेट्स हैं इनको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये रॉकी होते हैं ना थोड़े, इसलिए। और जो आउटर है उनको गैसियस भी बोलते हैं, गैसियस या फिर गैसियस प्लैनेट होते हैं। और जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं आउटर मोस्ट को। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से? एक तो ये कि सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम क्या है? गैनीमीड। सबसे बड़े प्लैनेट का नाम क्या है? तो दैट इज जुपिटर। और सबसे छोटे प्लैनेट का नाम क्या है? मर्क्यूरी। ऐसा सैटेलाइट जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर है धरती की तरह, दैट इज टाइटन, जो कि सैटर्न के पास है। रिंग प्लैनेट किसको बोलते हैं? सैटर्न को। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोलते हैं। थोड़ा ग्रीनिश होता है ये, इसलिए यहां से ये चीजें पूछी। और क्या पूछा जा सकता है? देखो जैसे यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, वैसे यहाँ पे इस तरफ देखो लास्ट में क्यूपियर बेल्ट है, क्यूपियर बेल्ट। तो यहाँ पे क्यूपियर बेल्ट में क्या होता है? यहाँ पे आइसीज होती हैं, मतलब आइसी स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ। आइसी प्लैनेट्स बोलते हैं, मतलब उसको बिल्कुल प्लैनेटॉइड कह सकते हो, आइसी स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये है क्यूपियर बेल्ट। और क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, ये देखो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पे, जो हमने यहाँ बनाई थी, मार्स और जुपिटर के बीच में है ये। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किन किन प्लैनेट्स के बीच में है, सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है यहाँ से। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में है ये। और क्या पूछा जा सकता है कि कॉमेट्स क्या होते हैं? देखो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको मैंने अभी अभी मार्क किया है, कॉमेट्स। इसमें एक पतली सी टेल है और आगे एक फाइनेटेड सा स्ट्रक्चर है। देखो ऐसे है ये स्ट्रक्चर, राइट? इस तरह ये स्ट्रक्चर है। सन है ना, तो सन के आसपास इस तरह की ना दूर है ये काफी इससे, वैसे तो ऐसे एक गैस का एक मास आ जाता है इसके आसपास घूमता। तो सन क्या करता है? सन एक फूंक मारता है। सन के पास सोलर विंड्स होती हैं। तो सोलर विंड्स इतनी पावरफुल होती हैं कि इस गैस के मास को दूर धकेलती हैं अपने से। और ये गैस का मास होता है फ्रोजन, तो जो पिघल गई वो पीछे चली जाती है। तो ये जो कॉमेट्स होते हैं ना, जो सॉलिड सा पार्ट होता है वो वहीं रहता है और बाकी के पिघल के पीछे चली जाती है। ये जो गैस होती है ना, जो दूर हो जाती है उस हवा की वजह से पीछे, तो पीछे की तरफ से टेल सी बन जाती है इसकी। तो ये इस तरह बन जाते हैं कॉमेट्स। अब इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? कॉमेट्स से ये बन सकता है कि जो इनकी टेल होती है वो किस डायरेक्शन में होती है। क्या पूछा जा सकता है कि कॉमेट्स की टेल किस डायरेक्शन में होती है? तो किस डायरेक्शन में होती है? ऑलवेज अवे फ्रॉम सन, ऑलवेज अवे फ्रॉम सन। और इनका जो हेड होता है ऑलवेज टुवर्ड्स सन। देखो ये सन बनाया था ना हमने, तो इसकी हमेशा अवे होगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम सन। अब अच्छे से इनके नोट्स बनाना, ये जो क्योंकि अपने हैंड में नोट्स होते हैं ना, जो शॉर्ट नोट्स, वही काम आते हैं एग्जाम के टाइम में। देखो कुछ और भी है इस डायग्राम में। यहाँ पे देखो ये प्लूटो है, इरिस यहाँ पे है, इरिस, प्लूटो, मेकमेक, ये क्यूपियर बेल्ट के अंदर के ड्वार्फ स्टार्स हैं। और यहाँ पे सिरिस, ये भी है, ड्वार्फ स्टार है ये। अब आप बोलोगे ये ड्वार्फ स्टार क्या होता है? प्लूटो तो प्लेनेट था, हमें पहले इसके बारे में प्लेनेट बताया गया था, अब क्या हो गया?
अब देखते हैं क्या हो गया। 2006 तक प्लूटो भी एक प्लेनेट ही कंसिडर किया जा रहा था, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो प्लेनेट के होते हैं। पर हुआ क्या, हुआ ये कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया, 3 क्राइटेरिया रख दिए, 3 ऐसे पैरामीटर रख दिए जो हर एक प्लेनेट को मानने होंगे, मतलब हर एक प्लेनेट उनमें खरा उतरना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो उसको वो प्लेनेट नहीं मानेंगे। तो क्या क्या कंडीशन थी कि इट शुड रिवॉल्व अराउंड द सन, तो जो प्लूटो है वो अराउंड द सन तो रिवॉल्व करता ही है, तो ये वाला क्राइटेरिया तो ठीक है। हैज ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप, ये भी ये कहीं ना कहीं पूरा कर लेता है, ऑलमोस्ट है इसका भी। अब जो तीसरा क्राइटेरिया था ना, वो देखिए आप, ये बोला गया है कि इसके पास सफिशिएंट ग्रेविटी होनी चाहिए ताकि ये चीजों को अपने पास रख सके और अपने जो सराउंडिंग का स्पेस है वो खाली रख सके, एक डेफिनेट बाउंड्री बन जाए इसकी। तो जो प्लूटो है इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका इतनी ग्रेविटी नहीं है। प्लूटो अगर ये है खुद, तो इसका जो सराउंडिंग वाला पार्ट है इसके आसपास भी इस तरह से पूरी जो स्पेस है बिखरी पड़ी है, कुछ भी इधर का उधर। अगर इसमें ग्रेविटी अच्छी होती तो ये सारा जो मास है ना, आसपास की जो चीजें हैं, आसपास के जो आइसी बॉडीज हैं जितने भी हैं, वो इसका अपना स्ट्रक्चर बन चुके होते। जैसे धरती के पास कोई भी चीज होती है ना, तो वो उसके आसपास बिखरी नहीं रहती, या वो उसका हिस्सा बन जाती है, धरती के ऊपर आ जाती है वो, या फिर दूर चली जाती है। तो धरती के आसपास एक डेफिनेट शेप दिखती है दूर से, ये चीज होती है। तो धरती तो वैसे ही वही प्लेनेट के लिए भी होता है। तो अगर प्लेनेट कोई ये चीज फॉलो नहीं कर रहा, मतलब किसी प्लेनेट में ऐसा नहीं है, ग्रेविटी नहीं है और इसे बिखरे पड़ा है पूरा पूरा मास, तो उसको प्लेनेट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, ड्वार्फ प्लेनेट। ये ड्वार्फ प्लेनेट हो गया। तो ड्वार्फ प्लेनेट इस तरह के और भी हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में जो दिखाए थे ना आपको, मैं उधर पिक्चर में, ये वाली पिक्चर में देखें आप, ये सारे ड्वार्फ प्लेनेट जो मैंने अभी मार्क कर रही हूं, जो मैं, ये है प्लूटो, ये ड्वार्फ प्लेनेट है 1, एरिस 2, मेक 3, ये तीनों जो हैं क्यूपियर बेल्ट के ड्वार्फ प्लेनेट हैं। फिर ये सीरीज, ये हो गए 4, और भी हैं काफी सारे, इस डायग्राम में इतने ही हैं। अब आपने देखना है क्या चीज याद करनी है, एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन कुछ और नहीं बल्कि एक पैटर्न को बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन क्या होती है, एक पैटर्न होता है स्टार्स का पैटर्न। देखो एक स्टार यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, यहाँ। अगर आप इनको स्ट्रेट लाइन में जोड़ देते हो तो एक डेफिनेट सा पैटर्न बनता है, तो इनको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इनका मिथोलॉजी में भी काफी रोल रहा है, एस्ट्रोनॉमी में काफी रोल रहा है। एग्जाम्पल देती हूँ, उर्सा मेजर, ओरियन, लियो, ड्रैको और कैंसर, ये जैसे राशियां होती है ना, तो ये वही है। तो ये एक पैटर्न बना देती हैं, आउटलाइन सा बन जाता है। स्टार इस तरह से होते हैं कि उनका दूर से दिख जाता है कि एक पैटर्न है इनका, इस फॉर्म में ये जुड़े हैं। तो कॉन्स्टिलेशन एक सेलेस्टियल स्फीयर को बोलते हैं। तो लगभग 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं जिनको इंसान अभी तक जान पाया है। इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जितने हम जान पाए हैं वो 88 हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दे दूं यहाँ पे, ज्योग्राफी की चीजें हैं ये, ठीक है। तो जो मतलब धरती, तो ज्योग्राफी के जो फादर थे, ज्योग्राफी के फादर ऑफ ज्योग्राफी, आप बताएं कौन थे फादर ऑफ ज्योग्राफी थे? सॉरी, इरेटोस्थेनीस फादर ऑफ ज्योग्राफी थे। क्यों उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला गया? उन्होंने किए 2 बड़े बड़े काम। एक तो ये किया कि धरती की टिल्ट के बारे में पता किया उन्होंने। धरती बिल्कुल ऐसे नहीं होती सीधी, थोड़ा टिल्ट होता है एक्सिस के अंदर, तो ये बताया एक इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या बताया, सरकमफ्रेंस बता दिया धरती का, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। अब स्पेस से रिलेटेड क्या चीजें हैं, कुछ बड़ी सारी थ्योरीज आई थी जो हम आज आपको बता रहे हैं ना, कि सन होता है, उसके आसपास प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, काफी सारी गैलेक्सीज हैं एक यूनिवर्स के अंदर। तो ये सब कहाँ से आई ये नॉलेज? काफी सारी रिसर्च करी गई थी पहले से ही, काफी सारी थ्योरीज आई थी। तो एक थ्योरी ये थी
कि धरती जो है पूरे पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। किसने कहा था? टॉलेमी ने कहा था कि धरती जो है पूरे पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। तो इसको बोलेंगे जियोसेंट्रिक थ्योरी थी ये। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी हो गई रिजेक्ट, खारिज हो गई। क्यों? क्योंकि धरती थोड़ी ना सेंटर है पूरे पूरे ब्रह्मांड का। तो फिर आई दूसरी थ्योरी, कोपरनिकस आए। उन्होंने क्या बोला? कोपरनिकस ने कहा कि जो सूरज है वो सेंटर है पूरी पूरी ब्रह्मांड के, और सारी चीजें उन्हीं के गिर्द घूमती हैं। अगर धरती सेंटर है तो सारे प्लेनेट, सारे सूरज धरती के गिर्द घूमते उनके अकॉर्डिंग। अब कोपरनिकस कहते हैं कि सूरज जो है वो सेंटर है, तो इस थ्योरी का नाम हुआ हेलियोसेंट्रिक। हेलियोस मतलब सन, ठीक है, हीलियम होती है ना उसमें, हीलियम क्या, इसकी वजह से, तो हेलियोसेंट्रिक। ये भी हो गई रिजेक्ट। क्यों? सन सेंटर तो है लेकिन पूरे पूरे यूनिवर्स का नहीं, सिर्फ सोलर सिस्टम का। और ये केपलर ने कहा कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो एटलीस्ट अपने सिस्टम का तो सेंटर है ही सन। सन के गिर्द इतने सारे प्लेनेट घूमते हैं, तो सन जो है ये है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने देना है यहां पे। देखो, अगर ये सन है तो इसके गिर्द धरती घूमती है। एक आता है मैक्सिमम डिस्टेंस धरती का, ये धरती है अगर अर्थ, दिस इज सन, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अर्थ का सन के लिए। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना धरती का सूरज के लिए, तो इसको बोलते हैं एपीहिलियन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। देखो, पेरी का मतलब नियर बाई, और देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प से पास होना, कोई चीज पास किसी के करीब, और प से पेरी, वैसे भी। तो पेरीहिलियन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस धरती का सूरज के साथ, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है ये एपीहिलियन। और वैसे ही चांद के लिए हो जाएगा, अगर ये मैं मान रही हूं धरती है और यहां पे चांद है और ये यहां चांद, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो चांद के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? एपोजी। और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा यहां पे, इसको बोलते हैं पेरीजी। एक और चीज मैंने आपको बतानी है यहाँ पे, जो ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर कोई ईयर नहीं है, कोई टाइम नहीं है। ये लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, लाइट टाइम का यूनिट नहीं है। ये वो डिस्टेंस है। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस जो एक लाइट कवर करती है, इज अ डिस्टेंस लाइट कवर्स इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। और किस स्पीड से अगर चलती होगी लाइट, तो लाइट की स्पीड क्या है आप बताएं? किस स्पीड से चलती होगी लाइट? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर लाइट चलेगी और एक साल में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। तो क्या होता है ना कि हेवनली बॉडीज में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसको हम सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या किलोमीटर में नापेंगे ना, तो वो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस में चला जाएगा, उसको हम गिन भी नहीं पाएंगे, इतने डिजिट हो जाएंगे वो। तो वो कम करने के लिए एक बड़ा यूनिट तैयार किया गया है, लाइट ईयर बोला है इसके लिए। तो इस लाइट ईयर में मेजर की जाती है हेवनली बॉडीज का डिस्टेंस, ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एक और टर्म आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में आपने सुना होगा पहले भी। ये डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच का। सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब पूछा क्या जा सकता है इस चैप्टर में से कि कॉन्स्टिलेशंस अभी तक कितनी नॉन कॉन्स्टिलेशंस हैं, जो गैलेक्सी है जिसमें अर्थ आती है इसका नाम क्या है? देखो, गैलेक्सी जिसमें अर्थ आती है ना, इसका नाम है आकाशगंगा। मिल्की वे भी बोलते हैं इसको, आकाशगंगा या मिल्की वे। मिल्की वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़ा व्हाइट सा दिखता है दूर से।
देखो गैलेक्सी जो होती है ना वो 3 तरह की हो सकती है पॉसिबली। देखिए कैसे कैसे, ये ऐसे 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 अरेंज हो सकते हैं ये स्टार्स। इसमें स्टार्स का पैटर्न जो होता है अरेंजमेंट स्टार्स का, तो अगर वो स्पाइरल की शेप में हुआ तो गैलेक्सी किसकी बनी, तो स्टार्स की बनी होती है। तो स्टार्स अगर इस तरह अरेंज हुए तो उसको बोलेंगे स्पाइरल गैलेक्सी। तो अगर ये इलिप्टिकल शेप में होंगे ऐसे 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 ऐसे, तो देखिए ये इस तरह, ये भी तो स्टार ही है ना, ये स्टार इसके अंदर इस तरह अरेंज है इलिप्टिकल वे में, तो इसको बोलेंगे इलिप्टिकल। और या तो हो सकते हैं इरेगुलर, कहीं भी हो सकता है कोई भी, तो ये है इरेगुलर। तो हमारी जो गैलेक्सी है ये स्पाइरल है। ये देखिए आप, ये है ना, ये डायग्राम हमारी मिल्की वे की है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है कौन सी गैलेक्सी में है, दैट इज मिल्की वे और आकाशगंगा। कॉमेट के बारे में पूछ सकते हैं कि इसकी टेल किस डायरेक्शन में होती है हमेशा, तो ये हमेशा सूरज के अवे होती है। क्यों? क्योंकि सोलर विंड ने उसको दूर धकेल दिया है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे, जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, कोपरनिकस ने कौन सी थ्योरी दी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता है, हेलियोस मीन्स सन और हेलियोसेंट्रिक मीन्स सन अगर सेंटर होगा पूरे ब्रह्मांड का। इस तरह क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जो ये वाली डायग्राम है यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनर प्लैनेट्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, और क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है। और यहाँ से ये चीज पूछी जा सकती है कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, दैट इज नेपच्यून। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, दैट इज विनस। बिगेस्ट जुपिटर, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। स्मॉलेस्ट मरकरी पहले ही बोल दिया था। मॉर्निंग या इवनिंग स्टार विनस को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आधे साल तक विनस सिर्फ सुबह ही दिखता है और अगले जो 6 महीने हैं उनमें ये सिर्फ शाम को ही दिखता है। तो इसलिए इसका नाम धरती से, मतलब धरती से ही दिखेगा ना इंसानों को, तो इसका नाम इसलिए विनस, इसलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार रख दिया गया है विनस का। तो धरती की ट्विन भी बोलते हैं, धरती के साथ साथ ही है, ये धरती की जैसी दिखती भी है, तो इसलिए इसको ट्विन भी बोलते हैं। धरती की ट्विन जो है विनस, ठीक है। और भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपको वो बताया था कि प्लेनेट का, अभी मैंने आपको डायग्राम के साथ वहां बताया था, सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो है गैनीमीड, जुपिटर के पास है ये, जुपिटर के पास। और ऐसा सैटेलाइट जिसके पास धरती की तरह एटमॉस्फेयर है उसका नाम है टाइटन, वो सैटर्न के पास है। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसी के पास है तो वो सैटर्न के पास ही है, 83 है, 83। तो नेक्स्ट वीडियो में हम धरती से शुरू करेंगे कि धरती के जैसे क्या क्या चीजें होती हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सीज, ओशंस ये क्या होते हैं, विंड्स क्या होती हैं, और लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, टाइम मेरिडियन, ये सब चीज हम उसमें बेसिक चीज कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।